नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, तो कंट्रोल प्लस की। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने के लिए अक्सर कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करा जाता है, और कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और भी कुंजी दबाए क्लिप बोर्ड को सामग्री को वर्तमान कर्सर स्थान में चिपका दिया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस एक्स एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है जो चयनित टेक्स्ट को काटने और क्लिप बोर्ड पर सहेजने के लिए यहाँ पे एक्स लेबल वाली कुंजी के साथ कंट्रोल कुंजी को जोड़ता है, जो कहीं और पेस्ट करने के लिए तैयार होता है। कंट्रोल प्लस जेड पूर्ववर्त करे कमांड को कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस वाई जो है मानक कीबोर्ड शॉर्टकट है, जिसका उपयोग आपके पिछले पूर्ववर्त को उलटने के लिए करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्या है कि इनमें से कौन गूगल की मूल कंपनी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन होगा, तो अल्फाबेट इंक हो जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट इंक, यानी कि ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अल्फाबेट इंक माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तकनीकी समूह होल्डिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को गूगल के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप हुई थी, और यह गूगल और अन्य पूर्व गूगल सहायक कंपनियों की मूल कंपनी बन गई है। गूगल के 2 संस्थापक अल्फाबेट के नियंत्रक शेयर धारकों, बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों के रूप में बने रहे। अल्फाबेट राजस्व के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तकनीकी निगम है और सबसे मूल्यवान में से एक भी है। उसके बाद जान लीजिए कि यह अमेजन, एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ 5 बड़े अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायों में से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि देखिए 2017-19 की अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन होगा जानते हैं। देखिए यहाँ पे बी परवीन राव हो जाएगा। ठीक है, बी परवीन राव, यानी कि यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है, यानी कि भाई VC हो जिसको बोलते हैं हम लोग, वाइस चांसलर बी परवीन राव ने 2017-19 के शैक्षिक वर्ष के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। सेवानिवृत्त ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर्मचारी संघ और नुजीवेडु सीड्स लिमिटेड ने इसे द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि हर 2 साल में होता है, के रूप में दिया गया था। और यह INR 2 लाख के मौद्रिक पुरस्कार के साथ साथ एक उदाहरण के साथ आता है। ये उसके जान लीजिए कि उन्हें कृषि अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और प्रशासन में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या है कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हो जाएगा। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए 6 मार्च को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केरल के कुन्नूर जिले के पय्यानूर में एक 12 मेगावाट सौर ऊर्जा सुविधा खोलने की योजना बनाई है। नए सौर ऊर्जा संयंत्र के पूरा होने के बाद CIAL को पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट से पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट में अपग्रेड किया जाएगा। CIAL 2015 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, प्रभावती गुप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रभावती गुप्त, यानी कि यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक शक्तिशाली साम्राज्ञी थी। उन्होंने वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय से शादी की और अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटों दिवाकर सेन और दामोदर सेन के लिए राजप्रतिनिधि के रूप में सेवा किया। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन प्राप्त किया और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया। उसके बाद जान लीजिए कि उनका दरबार भारत के शेक्सपियर, कालिदास सहित नवरत्न से सुसज्जित था। वह पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने अपने सिक्के में चांदी का प्रयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या है कि उदयन ने मगध की राजधानी को कहाँ से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया था। तो देखिए राजगीर से। ठीक है, राजगीर, यानी कि यहाँ पे
देखिए, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयी ने दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर किया था। साम्राज्य में पाटलिपुत्र का महत्व अधिक होने के कारण उसने अपनी राजधानी को राजगिरा से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। इसे पाली भाषा में राजगिरा नाम दिया गया था। उसके देखिए उदयीन, जिसका शासनकाल 660 से 444 ईसा पूर्व तक था, प्राचीन भारत में मगध का एक सम्राट था जिसे उदय भद्र भी कहा जाता है। बौद्ध और जैन स्रोतों के अनुसार वह हर्यक राजा अजातशत्रु के पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके बाद जान लीजिए कि बौद्ध परंपरा के अनुसार उदयीन जो है वो अजातशत्रु का पसंदीदा पुत्र था और अपने दादा बिंबिसार के शासनकाल के दौरान रहता था। जब अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिले तो वे एक युवा राजकुमार थे उस समय। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। क्या कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भारत को प्रकट किया था। उन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो भारतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य रूप है जो कि तमिलनाडु के तंजौर जिले में विकसित हुआ और इसे कई अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में जानी मानी जाती है। तमिल में भा भवम जिसका मतलब होता है अभिव्यक्ति, रा रागम जिसका मतलब होता है संगीत, ता तलम जिसका मतलब होता है ताल या फिर तालम। ठीक है, उसका नाट्यम जिसका मतलब होता है नृत्य, सभी शब्द जो है वो भारतनाट्यम नृत्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि भारतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना भारतीय नृत्य है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भारतनाट्यम को एक महान ऋषि भरत को दिया था। उन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में पवित्र नृत्य को संहिताबद्ध किया था। भारतीय नाटक और सौंदर्य शास्त्र पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक नाट्य शास्त्र है यह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए क्या है कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला हुआ था। तो देखिए श्री छन्नूलाल मिश्रा को मिला था। ठीक है, छन्नूलाल मिश्रा को। देखिए 2020 में छन्नूलाल मिश्रा को 6 अन्य लोगों के साथ देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। 2015 में उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री के नवरत्न में से एक के रूप में भी नामित किया गया था। सूर सिंगार संसद का शिरोमणि पुरस्कार भी उन्हें पद्म प्रदान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2018 में किस भारतीयों को प्रदान किया गया था। तो देखिए किसे किया गया था, तो नरेंद्र मोदी को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तब देखिए 3 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ ग्रहण किया। यह पुरस्कार 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में 73वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर प्रदान किया गया। उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है। ठीक है, प्रेरणा और कार्य, नीति, नेतृत्व, उद्यमिता, दृष्टि और विज्ञान और नवाचार इस वर्ष मान्यता प्राप्त 4 श्रेणियां हैं। देखिए यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी को दुनिया भर से 2021 के पुरस्कारों के लिए रिकॉर्ड संख्या में नामांकन प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये कहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर या फिर दहिया के रूप में जाना जाता है। काट एवं दाह कृषि एक प्रकार की हस्तांतरित कृषि होती है जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और फिर किसान एक नए भूखंड में चला जाता है और जब वह भूखंड बंजर और अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराने लगता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है क्योंकि वर्षा वन की संपदा वृक्षों में होती है। भूमि अपनी उर्वरता खो देती है। मृदा के जीवों के द्वारा सब कुछ विघटित टूट जाता है क्योंकि पत्ते गिर जाते हैं या फिर वृक्ष मुरझा जाते हैं। पोषक तत्व मिट्टी में वापस आ जाते हैं और पेड़ की जड़ें उन्हें फिर से ले लेती है। नतीजन क्या होता है, नियमित पुनर्चक्रण यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ उपजाऊ और बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए क्या है कि अक्टूबर 2020 तक सेल में भारत सरकार के कितने प्रतिशत हिस्से का स्वामित्व है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो देखिए 75% हिस्सा हो जाएगा। देखिए नियमित निवेशक के लिए कम से कम 12.5% इक्विटी शेयरों को बरकरार रखा गया है जबकि म्यूचुअल फंड और बीमा फर्मों को ऑफर शेयरों का 25% प्राप्त होगा। सेल का जो स्वामित्व सरकार के पास 75% है। दिसंबर 2014 में उसने पहली बार 5% ब्याज बेचा। मौजूदा बिक्री से सरकार के लिए करीब 2600 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है।
उसके बाद जान लीजिए कि आय से कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने 2.1 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य के करीब आने में मदद मिलेगा। लगभग 21 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता के साथ सेल जो है भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए क्या है कि 2020 में साहित्यक और शिक्षा के लिए पद्म भूषण किसे मिला? तो किसे मिला था? देखिए तो मनोज दास को मिला था। ठीक है, श्री मनोज दास को। देखिए मनोज दास को 2000 में सरस्वती सम्मान मिला, 2001 में उन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला और 2020 में उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार फेलोशिप केंद्र साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि भारत का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए क्या है कि उस नेता, यहाँ पे उस होगा, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा? क्या होगा? MR जयकर हो जाएगा। ठीक है, MR जयकर। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारत में कई मुस्लिम राजनीतिक संगठनों से गुनगुनी प्रतिक्रिया मिला था। असहयोग और खिलाफत आंदोलनों के पतन के बाद क्या हुआ? कई मुसलमानों ने कांग्रेस से अलग अलग महसूस किया। देखिए विवाद का जो मुख्य बिंदु था वो आगामी निर्वाचित विधानसभाओं में अति प्रतिनिधित्व था। उसके बाद देखिए क्या हुआ? मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना सेंट्रल असेंबली में आरक्षित सीटों और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनगणना के अनुपात में प्रतिनिधित्व के बदले में अलग निर्वाचक मंडल की अपनी मांग को छोड़ने के लिए तैयार था। उसके बाद देखिए 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में इस मामले को लेकर के संबोधित करने पर बातचीत तक गिर गई थी, जब हिंदू महासभा के MR जयकर ने किसी भी समझौते के प्रयास का जोरदार विरोध किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे यशवंत सिन्हा तो रहे हैं, अरुण जेटली भी रहे हैं, उसके देखिए TT कृष्णामाचार्य भी रहे हैं, VK कृष्ण मेनन ये नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेंगलील कृष्ण मेनन यानी कि VK कृष्ण मेनन भारत के एक गैर कैरियर राजनीतिज्ञ और अकादमिक थे। कुछ लोगों ने उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली शख्सियत बताया था। वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के वास्तुकार और वाक्यांश का आविष्कार करने वाले थे। उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला मसौदा लिखा और भारत के संविधान सभा के विचार की भी शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए क्या है कि 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए होमी सेठना थे। ठीक है, होमी सेठना। देखिए 1974 में पोखरण में हुए भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी नसवरवांजी सेठना थे। इस परीक्षण का जो कोड नाम था वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। इस परीक्षण से जुड़ी चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए यह परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इस परीक्षण के लिए भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज यानी कि PTR का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जान लीजिए कि इस परीक्षण के पीछे भौतिक वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम भी थे। इस परीक्षण के बाद चीन और अमेरिका ने भारत का सामना नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए क्या है कि अक्टूबर 2020 तक IMF के अनुसंधान विभाग के आर्थिक परामर्शदाता और निर्देशक कौन थे? तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे कौन होगा? तो गोपी गीतानाथ हो जाएगा। ठीक है, गोपी गीतानाथ। देखिए गीता गोपीनाथ एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 21 जनवरी 2022 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। 2019 से 2022 तक वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री थी। उस क्षमता में वह IMF के अनुसंधान विभाग के निदेशक और प्रतिनिधि की आर्थिक सलाहकार थी। अक्टूबर 2018 में IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड ने गोपीनाथ को संगठन का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया और डेली शो में ट्रेवर नूह के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने 2020 के वैश्विक मंदी को द ग्रेट लॉकडाउन कहा। उसके देखिए IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने उन्हें दिसंबर 2021 में संगठन की नंबर 2 स्थिति के पहले प्रबंध निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में भारत में निम्न में से किस इस्पात संयंत्र के प्रबंध के लिए बनाया गया था? तो किसके लिए? तो देखिए यहाँ पे राउरकेला के लिए बनाया गया था। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी कि HSL राउरकेला में केवल एक नए संयंत्र के प्रबंधन के इरादे से बनाया गया था। लौह और इस्पात मंत्रालय ने भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए आधारभूत कार्य किया। अप्रैल 1957 में हिंदुस्तान स्टील को इन 2 स्टील कारखानों का प्रशासन और निरीक्षण दिया गया था। नई दिल्ली कंपनी का पहला पंजीकृत कार्यालय था। उसके बाद जान लीजिए कि जुलाई 1956 में यह कोलकाता में हस्तांतरित हो गया और दिसंबर 1959 में यह रांची में हस्तांतरित हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनका निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो देखिए यहाँ पे कौन होगा, चनहुदरो हो जाएगा। ठीक है, चनहुदरो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोहनजोदड़ो की तुलना में चनहुदरो जो है एक छोटी बस्ती थी। यह खंड पूरी तरह से हस्तशिल्प के निर्माण के लिए समर्पित था। मनका उत्पादन, उसके बाद खोल काटना, धातु कार्य करना, मुहर बनाना और भारोत्तोलन, ये सब प्रमुख वहाँ पे शिल्प निर्माण होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो चनहुदरो है असल एक पुरातात्विक स्थल है जो कि 4000 और 1700 ईसा पूर्व के बीच निपटान पर कब्जा कर लिया गया था और माना जाता है कि यह जो है कारेलियन मनका उत्पादन का केंद्र रहा था। उसके बाद जान लीजिए कि अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके की कमान में अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानी स्टडीज और म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन टीम ने मार्च 1931 में पहली बार और फिर 1935-36 के शीतकालीन क्षेत्र सत्र के दौरान चनहुदरो की खुदाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए क्या है कि अंडमान टील किस श्रेणी की पशु प्रजाति का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए स्थानिक प्रजाति का उदाहरण हो, स्थानिक प्रजाति। देखिए अंडमान टील, ठीक है, स्थानिक प्रजाति की बतख है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह की मूल निवासी है। अंडमान टील जो है वो स्थानिक प्रजाति की श्रेणी में आती है क्योंकि यह सिर्फ अंडमान द्वीप समूह में ही पाई जाती है। उसके चलिए स्थानिक प्रजाति के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए ये प्रजातियां सिर्फ एक खास क्षेत्र में ही पाई जाती है। ये प्रजातियां आमतौर पर प्राकृतिक या फिर भौगोलिक बाधाओं की वजह से अलग होती है। उसके बाद जान लीजिए कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति है। अंडमान चेती, निकोबार कबूतर, अंडमान जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश में मिथुन, ये सभी जो है स्थानिक प्रजातियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए क्या है कि पश्चिमी भारत में घारपुरी द्वीप पर पाई जाने वाली गुफाओं के नाम बताइए जिन्हें 1987 में यूनेस्को विरासत स्थल पर दर्जा मिला था। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो एलिफेंटा गुफाएं हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं में हुआ था। देखिए एलिफेंटा गुफाओं की मरम्मत के बाद 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI वर्तमान में एलिफेंटा गुफाओं की देखभाल करता है। वे ज्यादातर हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों की एक श्रृंखला है। उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। एलिफेंटा गुफाओं में पत्थर को काट कर बनाई गई मूर्तियां हैं जिनमें से अधिकांश उच्च राहत में है जो हिंदू और बौद्ध अवधारणाओं और कल्पना के संश्लेषण को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिएगा कि MPLADS क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना जो संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करने में सक्षम बनाता है। ये हो जाएगा। देखिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MPLADS, ठीक है, जो कि 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक योजना है जो संसद सदस्य यानी कि MP, ठीक है, MP को दीर्घकालिक सामुदायिक संपत्ति बनाने पर ध्यान देने के साथ स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की सिफारिश करने की अनुमति देती है। प्रारंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कार्यक्रम का प्रभारी था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अक्टूबर 1994 में इसके संचालन की जांच शुरू किया है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें एक या फिर अधिक जिलों में क्रियान्वयन के लिए कार्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिएगा कि किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो देखिए किसके तहत किया गया है, तो ये IGNOAPS के तहत किया गया है। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा व्यवस्था पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और 60 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के लोगों को पेंशन मिलती है। यह जो योजना है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की 5 उप योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत 60 से 79 साल के लोगों को केंद्र सरकार 200 रुपये और राज्य सरकार 400 रुपये प्रति महीना पेंशन देता है। उसके बाद जान लीजिए कि वहीं 80 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के लोगों को केंद्र सरकार 500 रुपये और राज्य सरकार 100 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है। इस योजना को लाभ पाने के लिए जरूरी देखिए शर्त क्या होना चाहिए, तो लाभार्थी का उम्र 60 साल या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, लाभार्थी BPL परिवार का होना चाहिए, लाभार्थी का नाम BPL सूची में होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती, जवाबदेही, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये NRHM ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आबादी विशेष रूप से वंचित समूह को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशन के रूप में स्थापित करने को मंजूरी दिया, जिसमें 1 मई 2013 को एक निर्णय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अन्य उप मिशन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए क्या है कि ओडिशा की कोरापुट जिले के पंचपट्टमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? तो देखिए बॉक्साइट का बड़ा भंडार हो जाएगा यहाँ पे। देखिए उड़ीसा राज्य सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। कोरापुट जिले में पंचपट्टमाली के भंडार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है। एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन से बॉक्साइट जमा होता है। अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी पठार क्षेत्र में भारत के अधिकांश बॉक्साइट भंडार हैं। उसके बाद जान लीजिए कि अकेले ओडिशा देश के बॉक्साइट भंडार का 51% योगदान देता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश जो कि 16%, गुजरात 9%, झारखंड 6%, महाराष्ट्र 5% और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 5% और 4% के साथ स्थान पर आता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट बॉक्साइट जमा में दुनिया के अधिकांश बॉक्साइट भंडारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत में जो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? तो काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भारत में रेगुर मिट्टी का जो काली मिट्टी या फिर काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के बारे में चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए यह जो मिट्टी है वो ज़्यादातर ज्वालामुखी चट्टानों से बनती है। यह जो मिट्टी है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो मिट्टी होती है चिकनी होती है और नमी धारण करने की सक्षम होती है। गीली होने पर यह फूल जाता है और चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर सिकुड़ भी जाता है। भारत में यह जो मिट्टी है मुख्य रूप से कौन कौन सा स्टेट में पाया जाता है? देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश इलाकों में पाया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो मिट्टी है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिएगा कि भारत संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये भाग 3 मौलिक अधिकार ये हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और ये जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी लोगों को दिए गए हैं। इन अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है? अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे कि अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया? मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूर जैसे जबरन श्रम को रोकना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है? सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया? देखिए सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान में प्रवेश का अधिकार और उन्हें शिक्षण संस्थानों से संबंधित संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में प्रतिपूरक राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का अधिकार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए भारत के चुनाव आयोग के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। देखिए भारत का जो चुनाव आयोग है यानी कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त है। उसके जान लीजिए कि संवैधानिक प्राधिकरण है यार। इसकी जो स्थापना है संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम लोग इस दिन। किस दिन? 25 जनवरी को। उसके बाद जान लीजिए कि आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। यह जो निकाय है वो भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनावों का संचालन करता है। इसका जो राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए भारत का जो संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय यहाँ पे कहाँ पर हो जाएगा? तो जेनेवा में हो जाएगा। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। देखिए ये जो है ना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी जो स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1967 को हुआ था। इसका मकसद क्या है? बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ाना और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके जरिए जो है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क से जुड़े मामलों को सुलझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखेगा कि निम्न में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन होगा? तो WMA ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऑडियो कोडेक्स की विंडोज मीडिया ऑडियो WMA लाइन और उनके साथ ऑडियो कोडिंग प्रारूप बनाने के लिए संगीतकार स्टैन लेपर्ड के साथ सहयोग किया है। यह एक स्वामित्व वाली तकनीकी है जो कि विंडोज मीडिया फ्रेमवर्क में एकीकृत है। WMA बनाने वाले 4 कोडेक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए क्या है कि 2020 में विदेशी जीवन को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप किस देश में खोला गया है? तो देखिए कहाँ पर खोला गया है? तो चाइना में खोला गया है। देखिए दावोडांग डिप्रेशन, पिंगटांग काउंटी, उसके बाद
गुइझोउ दक्षिण पश्चिम चीन में है। ठीक है, कितना अटपटंग नाम है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम चीन में एक प्राकृतिक बेसिन है जहाँ 500 मीटर अपार्चर गोलाकार रेडियो टेलीस्कोप है। फास्ट को 500 मीटर यानी कि 1600 फीट व्यास के डिश के साथ पर्यावरण में प्राकृतिक डुबकी में बनाया गया है यह। उसके बाद जान लीजिए कि रूस के कम से कम रतन 600 के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा भरा हुआ अपार्चर रेडियो टेलीस्कोप और दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश अपार्चर है। यह वैज्ञानिकों को अधिक दूर और धुंधली वस्तुओं का पता लगाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत सरकार ने किस वर्ष पहले भारतीय चंद्रमा मिशन चंद्रयान प्रथम के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दिया था? तो देखिए कब दिया था, 2003 को दिया था ये। ठीक है, देखिए नवंबर 2003 को भारत सरकार ने भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। चंद्रमा पर भारतीय शोध यात्रा के विचार पर पहली बार 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की बैठक में और फिर 2000 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में चर्चा किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इन मंचों यानी कि इसरो के विद्वान सदस्यों की सलाह के आधार पर एक राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स की स्थापना किया है। चंद्रयान प्रथम मिशन ने चंद्रमा की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को दृश्यमान, निकट अवरक्त, कम ऊर्जा एक्सरे और उच्च ऊर्जा एक्सरे लिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिएगा कि टेनिस का निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो देखिए रोलैंड गैरोस ये हो जाएगा, रोलैंड गैरोस। देखिए एक क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है, रोलैंड गैरोस भी इसका नाम है। ऑस्ट्रेलियन और यूनाइटेड स्टेट्स ओपन हार्ड कोर्ट पर आयोजित किए जाते हैं, जबकि विंबलडन जो है घास पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। फ्रेंच ओपन जिसे अक्सर रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल मई के अंत में पेरिस के स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया जाता है। एक फ्रांसीसी विमान चालक रोलैंड गैरोस को इस आयोजन और स्थल से सम्मानित भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन भारत में श्वेत क्रांति के संबंध यहाँ पे नहीं हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नॉर्मन बोरलॉग भारत में श्वेत क्रांति से जुड़े हुए नहीं है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैश्विक परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिन्हें कृषि उत्पादन में हरित क्रांति से भारी वृद्धि में योगदान दिया। बोरलॉग को उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए वर्गीज कुरियन जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, एक सामाजिक उद्यमी थे जिनके बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड ने दूध उद्योग को भारत के सबसे बड़े आत्मनिर्भर व्यवसाय और सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में बदल दिया, जिसका ग्रामीण आय का तीसरा लेखा जोखा था। उसके बाद जान लीजिए कि 1989 से आनंदा डेयरी भारत में एक महत्वपूर्ण डेयरी और खाद्य निर्माण उद्यम रहा है। अमूल की स्थापना का जो संबंध है वो भारत के श्वेत क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए कि एपिग्राफी यानी कि अभिलेख से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो देखिए शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए कठोर या फिर अस्थायी सामग्री या फिर उल्लेखित लिखित सामग्री के अध्ययन को पुरालेख के रूप में जाना जाता है। एपिग्राफिन किसी चीज पर लिखना, उत्कीर्णन करना, ये सब होता है इसका मतलब। और एपिग्राफी यानी कि शिलालेख शास्त्र ग्रीक शब्द होता है यह। एपिग्राफर या फिर पुरालेख वेदा वह होता है जो पुरालेख विधियों का उपयोग करता है। एक पुरालेख यानी कि एक विधि योग्यता के साथ भ्रमित नहीं होना है इसमें। ठीक है, किसी भी प्रकार का लेख या फिर विषय वस्तु होता है जिसमें एक एकल वर्णिम जैसे कि बर्तन पर निशान जो बर्तन की सामग्री भेजने वाले व्यापारी के संक्षिप्त नाम को दर्शाता है, इसमें से लेकर एक लंबे दस्तावेज तक हो सकता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखिएगा कि उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका जो उपयोग है वो जल की कठोरता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कौन होगा, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कठोर जल को सोडियम घटक द्वारा नर्म किया जाता है। धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट से पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि पानी में या कैल्शियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जोड़ने या फिर आयन विनिमय कॉलम के माध्यम से पानी का अनुमार्गन यानी कि रूटिंग करने से पानी नर्म हो सकता है। बड़े पैमाने पर नगर पालिका संचालन में पानी की आपूर्ति से कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के लिए लाइम सोडा प्रक्रिया के रूप में जानी जाने वाली एक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिएगा कि एक खोल के अंदर से निकलने के लिए तकनीकी शब्द नेकरे को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए मदर ऑफ पर्ल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्रे जिसे आमतौर पर मदर ऑफ पर्ल के रूप में जाना जाता है, एक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित पदार्थ होता है जो कुछ मोलस्क द्वारा आंतरिक खोल परत के रूप में बनता है। यह वह सामग्री भी है जिसे मोती बनते हैं। यह ठोस, दृढ़ और इंद्रधनुषी है। नेक्रे कुछ सबसे पुराने बाल्व गेस्ट्रोपोड और सेफलोपोइड वंश में पाया जा सकता है। नेक्रे खेती वाले मोतियों की बाहरी परत के साथ साथ मोती सीप और मीठे पानी के मोती मसल्स के गोले की आंतरिक परत बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिएगा कि उस रासायनिक का नाम बताइए जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी नियम में संशोधन हुआ था। देखिए किसके द्वारा हुआ था, तो हेनरी मोजले के द्वारा। ठीक है, देखिए हेनरी मोजले ने प्रदर्शित किया कि एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक यानी कि संक्षिप्त रूप में इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में सबसे अधिक मौलिक विशेषज्ञता है। परिणाम स्वरूप मेंडलीव के आवर्त नियम को बदल दिया गया और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर परमाणु क्रमांक का उपयोग किया गया, जिसमें आधुनिक आवर्त नियम था तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक का एक आवर्त फलन होता है। उसके बाद जान लीजिए कि हेनरी ग्वीज जेफरिस मोजले एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भौतिक नियमों का उपयोग करके परमाणु संख्या के पहले ही अनुभवजन्य और रासायनिक अवधारणा को साबित करके भौतिक के क्षेत्र में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिएगा कि जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण का खोज किया था, तो देखिए क्या किया था, तो न्यूट्रॉन का किया था। ठीक है, देखिए जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। यह एक तटस्थ उप परमाणविक कण है। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया था। चलिए न्यूट्रॉन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। उसके जान लीजिए कि न्यूट्रॉन पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिएगा कि ध्वनि का एसआई इकाई का नाम किस भौतिक वैज्ञानिक के समान पर रखा गया था, तो देखिए हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था। ये देखिए ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई यानी कि हर्ट्ज के नाम पर भौतिक वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था। वहीं ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल यानी कि डीबी का नाम है शॉर्ट में। ठीक है, जो कि एक टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ध्वनि के दबाव की जो एसआई इकाई पास्कल होता है। सोन जो कि अद्भुत प्रबलता की इकाई है। फोन ध्वनि की एक व्यक्ति परक इकाई होता है। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। क्या कि निम्न में से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारें और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए पराध्वनि का प्रयोग करा जाता है। देखिए दरारें और दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड के साथ धातु ब्लॉकों का निरीक्षण किया जा सकता है। घर, पुल, मशीनरी और वैज्ञानिक उपकरण जैसे कि बड़ी संरचनाएं सभी धातु के घटकों का उपयोग करता है। धातु के ब्लॉकों के अंदर दरारें या छेद से निर्माण की ताकत कमजोर हो जाती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। परासर्व तरंगों को धात्विक ब्लॉकों से गुजारने दिया जाता है जो और संचारित तरंगों का पता संसूचक के उपयोग से लगाया जाता है। यदि कोई मामूली दोष है तो दोष या फिर उसकी उपस्थिति का खुलासा करते हुए अल्ट्रासाउंड वापस परिलक्षित हो जाता है इसमें। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।